हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। पिछली कक्षा में मैंने विखंडन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें लाइट चले जाने के कारण हम उस वीडियो को ही समाप्त कर दिए थे। लेकिन इस वीडियो में विखंडन के बारे में विस्तार से समझेंगे। विखंडन क्या है? विखंडन, खंडन मतलब होता है खंड करना। खंडन हो गया, अलग हो जाना, खंड हो जाना, उसे विखंडन कहता है। किसी चीज़ को टुकड़े में बांटना, खंड करना, अलग करना विखंडन कहलाता है। तो जीवों में विखंडन कैसे होते हैं, उसमें भी एक कोशिकीय जीवों के बारे में जो है कैसे होते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। खंडन के अनेक तरीके परीक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं। अमीबा जैसे जीव की कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। देखें, पता है कि विखंडन यानी कि अलग होना, दो बराबर भागों में अलग होने की प्रक्रिया ही है विखंडन है। परंतु जो है एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होते हैं। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु, लिस्मेनिया में कोशिका एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीव में द्विखंडन का निर्धारण तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। दूसरी ओर यीस्ट कोशिका में छोटे छोटे मुकुलन उभर कर कोशिकाएं से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा चित्र 8.1 में देख सकते हैं। अमीबा में द्विखंडन कैसे हो रहा है। तो मैंने विखंडन के बारे में बताया। तो विखंडन भी जो है दो प्रकार से बताया गया है, जिसमें एनसीईआरटी में एक ही में खींच लिए हैं। इसे हम दो प्रकार कर रहे हैं विखंडन को। विखंडन का पहला जो है होता है द्विविखंडन या द्विविभाजन, और दूसरा होता है बहुविखंडन या बहुविभाजन, मल्टीफ्यूजन, और द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में जो है क्या होता है कि विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से जो है एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। एक कोशा वाला जीव जो है विखंडन द्वारा ही जो है अलग होते हैं और वह जनन करते हैं, और एक से दो जीव बनते हैं। जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, यूग्लिना आदि जो है विखंडन क्रिया द्वारा दो प्रकार से संपन्न। ये सब विखंडन के उदाहरण हैं, जो है जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, यूग्लिना, ये सब विखंडन के उदाहरण हैं। ये सभी दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो विखंडन भी जो है दो भागों में बांटा गया है। एक द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन मतलब बाइनरी फ्यूजन एवं बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन। तो पहले द्विखंडन के बारे में जानते हैं। द्विखंडन क्या होता है? जैसा कि बताया कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। यानी कि दो बराबर भागों में खंडित हो जाना द्विविभाजन कहलाता है। और ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव में होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में जो है बहुखंडन होता है। इसमें वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन और बहुखंडन इसमें बताए गए हैं कि द्विखंडन जो है निर्धारित तल से होता है।
एक निर्धारित जगह से होता है और वह 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। और बहुखंडन जो है, जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित होते हैं, जिसे जो है बहुखंडन कहते हैं। मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, एक कोशिकीय जीव, ये सब अनेक जो है संतति कोशिका को विभक्त हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। द्विखंडन चित्र 8.1 और बहुखंडन चित्र 8.2 में किस प्रकार किया गया है आप देख सकते हैं। द्विखंडन में अमीबा में खंडन किया गया है, एक समतल तल से स्टार्ट हुआ है और वह 2 भाग में भी किस तरह विभाजित हुए हैं। और प्लाज्मोडियम में जो है बहुखंडन किस तरह से हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग समझें द्विखंडन एवं बहुखंडन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं खंडन। खंडन क्या है? खंडन जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। यानी सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव होता है वो सरल जनन विधि द्वारा कार्य करता है। उसमें जनन सरल विधि द्वारा, आसान विधि द्वारा होता है। उदाहरण के लिए स्पाइरो वगैरह सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 के आधार पर हम इसका कारण खोज सकते हैं। तो 8.4 पे जाएंगे तो इसके कारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे है, परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से दूर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, एक तो बहुकोषा है तो उससे सरल नहीं है, इसीलिए वो जो है सरल रूप से कोशिका विभाजित नहीं करते हैं। इसका कारण के लिए अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनते हैं और शरीर में इसकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका विभाजन अव्यवहारित है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें कहा गया है कि विशेष कार्य हेतु बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का एक समूह मात्र ही नहीं है। अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का जो है एक समूह मात्र नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करते हैं। जैसे आप सेल चैप्टर में भी पढ़े होंगे, 9 चैप्टर में सेल जो है विभिन्न सेल मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर अंग ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग प्रणाली, उसके बाद शरीर का निर्माण करते हैं। यानी कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद बॉडी यानी शरीर का निर्माण करते हैं। और ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है और यह बहुकोशिकीय जीवों में होती है। बहुकोशिकीय जीव में सरल विधि से जो है जनन आवश्यक नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें बनती है। जैसा कि आपने देखा कि सेल से उत्तक से सेल्स यानी कोशिका से उत्तक यानी टिश्यू से जो है अंग ऑर्गन से जो है ऑर्गन सिस्टम
ऑर्गन सिस्टम से जो है बड़ी शरीर का निर्माण होता है। कितनी जटिल प्रक्रिया है, ये सभी जो है सरल विधि से संभव नहीं होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक समान युक्ति है जो है बहुकोशिकीय जीव द्वारा प्रयुक्त एक समान युक्ति है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। बहुकोशिकीय जीवों का प्रयुक्त जो है एक सामान्य युक्ति है कि विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होते हैं। सभी कोशिकाएं के लिए अपने अपने काम होते हैं और उसमें वो दक्ष होते हैं। इस समान व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिसमें वृद्धिक्रम, प्रसरण एवं उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। कहना चाह रहे हैं कि यह जो है समान व्यवस्था का परिचालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? बिल्कुल होता है। और इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिसमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो, जो अपने वातावरण के अनुसार वो ढल सके, काम को कर सके। अब आता है पुनरुद्भव, पुनर्जनन। ये भी जो है अलैंगिक जनन के ही पार्ट है। पुनरुद्भव यानी पुनर्जनन, पुनर् मतलब फिर से, जनन मतलब रिप्रोडक्शन, फिर से, यानी कि इसके आसान भाषा में कहा जाए तो इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से किसी तरह जो है 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है और प्रत्येक खंड जो है अपने हुए जो खोए भाग होते हैं वो विकसित करके पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं और वह सामान्य रूप से जीवन यापन करने लगते हैं। और इस समान रूप से जीवन यापन करने लगते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं स्पायरोगैरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया नामक एक जो है स्वतंत्र जीव, फीता कृमि भी आते हैं जिसे टैपवार्म कहते हैं। इस प्रकार का जनन जो है इसमें पाया जाता है पुनर्जनन में। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड जो है एक पूर्ण विकसित जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन, यानी कि फिर से जनरेट हो गया, एक से जो है कई खंड में 3 खंड में देखे यहाँ बटे हुए हैं और तीनों खंड जो है विकसित होकर एक पूर्णतः विकसित जीव बन गए हैं इस प्लेनेरिया में। तो पुनरुद्भवन आपने जाना, इसको पूरा विस्तार से देख लेते हैं। और पूर्ण रूपेण विभेद जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की क्षमता होती है। यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है यानी कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि कर जीव जो है विकसित हो जाते हैं और सभी अलग अलग जो है विकसित होकर के अलग अलग जीव बना लेते हैं। सभी में अलग अलग प्राण आ जाते हैं और इस तरह के विकसित पुनर्जीव जो है निर्माण करता है, उसे पुनर्जनन कहते हैं। और
जो कि चित्र जो है 8.3 में आप देख सकते हैं किस तरह से 1 से 3 खंड में विभाजित हुआ और 3 जो है पूर्ण जीव निर्माण करता है विकसित होकर। विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के प्रक्रम से अनेक कोशिकाएं बन जाते हैं। कोशिकाओं के इस समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत सुव्यवस्थित रूप से क्रम से होता है जिसे परिवर्धन है, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसके कुछ मुख्य कारण जो है यह है कि प्रत्येक जीव किसी भी भाग को काटकर समान नया जीव बना सकते हैं। इसमें किसी भी भाग को काटकर जो है पुनर्जनन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। जो यह जनन जो है यह परिवर्तन सुव्यवस्थित रूप से क्रम में होता है और जो है पुनरुद्भव जनन के समान नहीं है। जनन एक तल में होता था जो 2 भागों में विभाजित होता था, उसे द्विखंडन कहते थे। और बहुत भागों में खंडित होकर बहुखंडन हुआ था तो उसे बहुविभाजन कहते थे। जबकि पुनर्जन्म जो है जहाँ तहाँ से भी छत बिछत हो जाए तो वहाँ से वो नए जीव में विकसित हो जाते हैं, इसे पुनर्जनन कहते हैं। अब है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? यहाँ हाइड्रा में मुकुलन दिखाया गया है चित्र 8.4 में। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक प्रकार का एक जो है वो लैंगिक जनन ही है, जो जनन के जो है जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होते हैं। जैसे यहाँ जो है एक कलिका फूटा है या प्रवर्धन जो है निकला है तो इसे को जो है क्या कहेंगे? मुकुलन। मुकुल यानी कि नया जीव का नया भाग का निकलना, उसे मुकुलन कहते हैं। और यह हाइड्रा में होता है मुकुलन। हाइड्रा में जो है मुकुलन होता है और एक कोशिकीय जीव में यीस्ट में भी मुकुलन होता है और बहुकोशिकीय जीव में हाइड्रा में मुकुलन होता है, जो एनसीईआरटी के चित्र 8.4 में दिखाया गया है। तो आप ये भी जान गए होंगे कि मुकुलन भी 2 तरह से होता है, एक कोशिकीय जीव में, दूसरा बहुकोशिकीय जीव में। तो एक कोशिकीय जीव में जो होता है यीस्ट में होता है और इसमें जो है सर्वप्रथम शरीर या कोशिका के ऊपर किसी भी भाग से एक या एक से अधिक जो है कंद रूपी यानी कि बल्ब लाइक आप देख रहे हैं यीस्ट में भी बल्ब लाइक जो है भाग निकला हुआ है। इसी भार को जो है मुकुल यानी कि बड कहते हैं। तो ये हुआ एक कोशिकीय जीव का बारे में। अब बहुकोशिकीय जीव के बारे में। बहुकोशिकीय जो है मुकुलन हाइड्रा में होता है, जो चित्र में आप देख रहे हैं। इसमें जो है हाइड्रा में और स्पंज में भी होता है इस तरह के जनन। तो हाइड्रा के शरीर में जो है सर्वप्रथम बाहर की ओर एक छोटा सा उभार निकल जाता है और उसी उभार को मुकुल यानी कि बड कहते हैं। और यही बड धीरे धीरे एक जो है मुकुल का आकार में वृद्धि होने लगती है तथा जनन के सभी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है एवं यह एक छोटे हाइड्रा का रूप ले लेता है। इससे एक छोटा हाइड्रा बन जाता है और अंत में यह एक नया छोटा हाइड्रा बन जाता है, जो शरीर से बाहर निकलकर जो है एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने लगता है। तो इसमें लिखा होगा हाइड्रा जैसी कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुल के लिए जो है करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है और इसी उभार में वृद्धि हुआ करता है, जिन्हें नए जीव में बदल जाता है तथा पूर्णतः विकसित होकर जनन से अलग होकर
स्वतंत्र जीव का निर्माण होता है, यानी स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो आपने मुकुलन को भी अच्छी तरह से समझा। अब चलते हैं NCERT के हैं कुछ बुक, जिसको जो है SCERT को भी साथ में लेके चलेंगे। पहले NCERT के देख लेते हैं। इसमें है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन वो होता है, देखिए, कायिक प्रवर्धन यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का जो है कोई कायिक या वर्धी, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से विगल और प्रवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है? आपने समझने का प्रयास किया, मैं फिर से इसे बता रहे हैं कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है। कायिक प्रवर्धन जो है वैसा एक पौधा होता है, ऐसा होता है जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। उसका जो प्रजनन जो है जड़, तना, पत्ती आदि विगल होकर प्रवर्धित होकर पौधे का निर्माण करता है। जैसे चित्र आप 8.5 में कलिकाओं के साथ ब्रायोफिलम की पत्ती देख सकते हैं। यानी कि वैसा पौधा जिससे बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हो उसे जो है कायिक कहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात जो है ये है, बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा जो है कम समय में फल और फूल इस विधि में उगने लगते हैं, और इसमें जो है फल और फूल जनन जो है पौधे में समान होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तनों तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं, जैसे पर्तन, कमल अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना भी देखे होंगे, गुलाब, अंगूर के कुछ उदाहरण इसका है। इस सब का जो है बीज नहीं बोया जाता है। इस सब का जैसे कमल के तना बोया जाता है, गन्ना का तना बोया जाता है। उसके बाद केला का भी उदाहरण समझ सकते, केला में भी बीज नहीं होते हैं। अंगूर का भी बीज से वृक्ष पौधा विकसित नहीं होता है। आप आलू का भी उदाहरण देख सकते हैं कि आलू जब है एक जो है बड़े आलू को बराबर काट करके जब बोया जाता है, उससे भी जो है पौधा विकसित होता है। तो एक आलू का भी उदाहरण आप देख सकते हैं। पुष्प एवं फूल कम समय लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होंगे, क्योंकि ये भी एक अलैंगिक जनन के उदाहरण है और एक ही से जो है वो नए पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। तो जिसमें जो आनुवंशिक है सभी एक समान होने लगे होंगे और नए जो है पौधे का निर्माण करेंगे। कायिक जनन भी आप लोगों ने समझा। इस प्रकार ब्रायोफिलम की पत्तियों का कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधे विकसित होते हैं। यानी कि ये जो ब्रायोफिलम का पत्ती है, ये पौधा से जो है गिर करके नीचे गिर जाता है और जो है नए पौधे में विकसित हो जाते हैं, एक नए पौधे में का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से कायिक प्रवर्धन को भी समझें। अब अंत में है बीजाणु महासंघ। बीजाणु यानी स्पोर,
इसको स्पोर कहते हैं। राइजोबियम में बीजाणु महासंघ चित्र 8.6 में दिखाया गया है। एनसीईआरटी इनकी बीजाणु होता क्या है? बीजाणु जो है एक प्रकार का जनन ही है। ये भी अलैंगिक जनन के ही भाग में आते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं एवं कई कारणों से ये बीजाणु जो है अपने गुच्छे से अलग होकर इधर फैल जाते हैं। गुच्छे आप देख रहे हैं राइजोपस में बीजाणु में गुच्छे के समान है, और यह गुच्छे से एक अलग होकर जो है एक नए जो है बीजाणु का स्पोर का निर्माण कर लेते हैं, फैल जाते हैं और निर्माण कर लेते हैं। और ये ही जो है जीव के जनन भाग होते हैं। और ये विषम परिस्थिति में भी जो है इसकी मोटी भित्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जो है विषम परिस्थिति में भी जो मोटी भित्ति है इसके कारण ये सुरक्षित रह जाते हैं। तो वही है, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 8.2 में परेड के धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक जाल है। यानी कि आप जो है रोटी के टुकड़े एक अंधेरे में रख दे, छोटे से टुकड़े तोड़कर फेंक कर, तो उसमें एक स्पोर जैसा, एक उजला जैसा निकलने लगता है। इसी को जो है स्पोर कवक जो है कहते हैं। ये जनन भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्वाधर तंतु पर सूक्ष्म गुच्छे गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छे जीवाणुधानी है, जिसमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। 8.6 में यह दिखाया गया, यह बीजाणु वृद्धि कर राइजोपस के लिए नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में इनकी रक्षा करते हैं। नम सतह के संपर्क में आने से यह वृद्धि करने लगते हैं। अब जो है अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है, और इस सभी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या क्या आ गया? तो लैंगिक जनन में आ गया आपका विखंडन, खंडन। तो विखंडन भी दो तरह के बताए, एक कोशिकीय एवं द्विकोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। उसके बाद आ गया है पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु महासंघ। अब इसके कुछ जो है प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा। द्विखंडन और बहुखंडन, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन में देखें, इसमें जीव कोशिकाएं दो भाग में विभाजित हो जाती है, जबकि बहुखंडन में अनेक भाग में कोशिका विभाजित होती है। दूसरा उदाहरण है, द्विखंडन में कोशिकाएं कुछ जीवों जैसे अमीबा में कोशिका का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, लेकिन बहुखंडन में जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर हो जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम का उदाहरण हमने बताए थे। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो बीजाणु यानी स्पोर एक विशेष प्रकार का जनन संरचना है जो बहुत हल्के होते हैं एवं कई कारणों से ये बीजाणु अपने गुच्छे से अलग हो इधर उधर फैल जाते हैं। ये जीव के जनन भाग होते हैं जो विषम परिस्थिति में इसकी मोटी भित्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं और नम सतह से संपर्क में आते ही वृद्धि करने लगते हैं। अतः ये अनुकूल परिस्थिति में ही वृद्धि करता है। तो इसके लिए मैं कुछ नोट तैयार किए हैं, उसको देख लें, और आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, विखंडन द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है? तो बताए द्विखंडन जो है, इससे जीव की कोशिकाएं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, और
द्विखंडन में कोशिकाएं कुछ जीवों जैसे अमीबा में कोशिका का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। अब बहुखंडन है, इसमें जीव की कोशिकाएं अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। और दूसरा बहुखंडन में जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। अब है बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु एक विशेष प्रकार का जनन रचना है, जानते हैं आप लोग, जो बहुत हल्के होते हैं एवं कई कारणों से ये बीजाणु अपने गुच्छे से अलग हो इधर उधर फैल जाते हैं। ये जीव के जनन भाग होते हैं जो विषम परिस्थिति में इनकी मोटी भित्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं और नम सतह के संपर्क में आते ही वृद्धि करने लगते हैं, अतः ये अनुकूल परिस्थिति में ही वृद्धि करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर बाद में कराएंगे। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कायिक प्रवर्धन में बताए थे आलू, गन्ना, कमल, ये सब को कायिक प्रवर्धन द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे प्रवर्धन में कायिक प्रवर्धन में बीज जो है उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो उसे वही लिखे हैं, कुछ पौधे उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो पहला पॉइंट है, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उसका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। दूसरा है, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए पौधे की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगने लगते हैं। यानी कि कायिक प्रवर्धन द्वारा जो भी होता है फल फूल पहले आ जाता है, जबकि बीज उगाए पौधे की अपेक्षा जो है बीज वाला जो है ज़्यादा समय लेता है। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे में फल एवं फूल जनन पौधे के समान होते हैं। इस विधि के द्वारा जो उगाए गए पौधा होता है उसमें फल और फूल जनन पौधे के समान ही होता है। अब अंतिम है, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। पहले ही बता दिए थे, डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी बनना जनन की एक मुख्य घटना है जो संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और दूसरी बात है, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। आप जानते थे केंद्रक में ही क्रोमोसोम से डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु संदेश जाता था। अब हम डीएनए की प्रतिकॉपी बनने के समय जिस तरह की सूचनाएं प्रतिकृति में शामिल होती है, बनने वाला प्रोटीन भी उसी प्रकार बनता है। तीसरी पॉइंट है, डीएनए की प्रतिकृति में यह परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। डीएनए की प्रतिकृति में यह जो परिवर्तनशील होता है परिस्थिति में भी जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि जो है प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक जीव में एक समान दिखते हुए भी कुछ न कुछ विभिन्नता पाए जाते हैं, और इसी विभिन्नता के कारण जो है जीव किसी भी परिस्थिति में वो रह सकता है। चौथा है, भिन्न भिन्न प्रोटीन के कारण जीवों में शारीरिक अभिकल्प में विविधता आ जाती है। भिन्न भिन्न प्रोटीन के कारण ही जीवों में जो है शारीरिक अभिकल्प यानी डिजाइन में विभिन्नता आ जाती है। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। पांचवा है, डीएनए की प्रतिकृति में परिवर्तन विभिन्नताएं लाती है जो जीवों की उत्तरजीविता बनाए रखती है। कुल मिलाकर एक ही बात है, इस सभी का सार एक ही है। तो आप सबों ने लैंगिक जनन को समझा, पढ़ा, जाना, और इसे जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेंगे आप आसानी से बना लेंगे। हालांकि ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद में एनसीईआरटी, एससीईआरटी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराऊंगा। आगे की क्लास में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही।
आप लोग को इस वीडियो में क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या फ़ायदे हुए, आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर ज़्यादा परेशानी हुई समझने में तो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं उसे दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हुई तो एक दूसरे को शेयर भी करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें और करवाएं, ताकि और अच्छे ढंग से मैं कंटेंट को लाएं और आसानी से समझाएं। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।